हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं महामना निशुल्क क्लासेस में। महामना निशुल्क क्लासेस लाया है DDA-SO हॉर्टिकल्चर का बैच। यहां पे आपको मटेरियल, टेस्ट सीरीज और फोर्टनाइटली टेस्ट देने को फ्री में अवसर मिलेगा। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर के अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS और कंप्यूटर की भी कक्षाएं आपके लिए चलाई जाएंगी। महामना क्लासेस में आज बच्चों के लिए लाए हैं कुछ फंडामेंटल टर्म्स, जिनको जान के आपकी इच्छा जागृत होगी कि लैंडस्केपिंग को पढ़ा जाए या जो हमारी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है उसको हैंडल किया जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं लैंडस्केप क्या है। तो लैंडस्केप यानी हिंदी में इसको कहते हैं भूदृश्य। तो भूदृश्य नाम से स्पष्ट है, जो हमें आंखों से दिखता है हमारे सामने वही लैंडस्केप है। पॉन्ड है वो हमारे लिए एक लैंडस्केप हो सकता है। पॉन्ड के साथ माउंटेन्स हैं वो भी हमारे लिए लैंडस्केप है। इस फिगर में आप अच्छी तरीके से देख रहे हो, एक व्यू है, आई का व्यू है, और इस आई के व्यू से हम देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वही लैंडस्केप है। यानी एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज नोन एज लैंडस्केप। अब हम जानते हैं कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हैं लैंडस्केप के। तो लैंडस्केप में होती क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज है नेचुरल फीचर्स। लैंडस्केप्स के कुछ नेचुरल फीचर्स हैं माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स जो है नेचर के द्वारा बने होते हैं। साथ में हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, बॉडीज ऑफ वाटर, वाटर की बॉडी हो सकती है, जैसे रिवर्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं। बहुत सारे आपको DDA में ऐसे पार्क मिलेंगे जहाँ पे वाटर बॉडी हैं, जैसे डियर पार्क दिलसाद गार्डन का में भी वाटर बॉडी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है सीज है, समुद्र है, यानी या नेचुरल वेजिटेशंस है, ये सारे जो हैं नेचुरल फीचर्स होते हैं। कुछ ह्यूमन मेड भी फीचर आपको लैंडस्केपिंग में दिख जाते हैं, जैसे कि आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, रोड्स हैं, और रोड्स के अलावा ह्यूमंस अपनी सुविधा के अनुसार कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन करता रहता नेचर में, उनको ह्यूमन मेड फीचर्स कहते हैं। कुछ हमारे विजुअल एस्पेक्ट्स होते हैं। विजुअल एस्पेक्ट्स में हम जो है सीनरी देखते हैं, सीन फ्रॉम लोकेशन एट वन टाइम। आप इसमें कुछ टचेबल होते हैं, कुछ अनटचेबल होते हैं। तो ऐसे जिनको छू सकते हैं वो टचेबल आइटम्स हो सके, और इनटचेबल आइटम्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं। तो जैसे फ्रेग्रेंस को हम टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अनटचेबल क्या है, फीचर है। तो हमेशा DDA में या बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्क के अंदर जो है इनटचेबल आइटम्स कौन सा है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, जैसे दे दिया आपका ट्री नंबर 1, दूसरे नंबर पे दे दिया श्रब, तीसरे नंबर पे दे दिया आपका रोड, और चौथे नंबर पे दे दिया फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस जो है इनटचेबल जो है क्या है, फीचर है। तो ये सही हो जाएगा। ये कई बार जो है नेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपके DDA-SO में भी इसके आने की संभावना है। तो इसको हल्के में मत लें और ध्यान से पढ़ें। फिर आगे जो है कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, जैसे कि आपको बताया कि ह्यूमन जो है कल्चर डेवलप करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर समाज के अपने अपने कल्चर होते हैं, और उन कल्चरों का प्रभाव आप उनके लैंडस्केपिंग जो की गई है उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि मुगल गार्डन के जब बनाई गई तो मुगलों से इन्फ्लुएंस थी, और ये पर्शियन स्टाइल की गार्डन से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी कि इसमें जो है जो फ्लावर्स रहेंगे वो वाइट कलर के रहेंगे। तो जैसे जिसके कल्चर्स होते हैं वो गार्डनिंग में या लैंडस्केप में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अगला हम टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉफ्ट स्केप। ये अगर हम ये जो कोर्स DDA-SO की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे आपको फीचर्स भी तैयार करने पड़ेंगे। अब जानते हैं सॉफ्ट स्केप होता क्या है। तो सॉफ्ट स्केप कोई भी लिविंग कंपोनेंट, किसी भी लैंडस्केप का कोई भी लिविंग कंपोनेंट क्या कहलाता है, सॉफ्ट स्केप कहलाता है। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया। अब आपको एक होमवर्क है कि सॉइल सॉफ्ट स्केप में आएगा या नहीं आएगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सॉइल सॉफ्ट स्केप है या हार्ड स्केप मटेरियल है। तो ये आप यहाँ पे एक डिजाइन देख रहे हैं लैंडस्केप की। ये हमारे ही कॉलेज का एक बच्चा है जो इसे मेंटेन कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी डिजाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे लैंडस्केपिंग की। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्केप क्या है, यहाँ पे जो ये ट्रीज आपको दिखेंगे या फिर जो भी वेजिटेशन दिख रहा है वो सभी क्या है, सॉफ्ट स्केप है। तो एक जो है सॉफ्ट स्केप क्या है, सॉफ्ट स्केप रिफर्स टू द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए लैंडस्केप इज नोन एज सॉफ्ट स्केप। अब अगला कंपोनेंट है हार्ड स्केप। तो हार्ड स्केप को हम क्या कहेंगे, हार्ड स्केप एक नॉन लिविंग एलिमेंट है, यानी ये
लिविंग नेचर के नहीं होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में कई डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य डिफरेंस है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन कर सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। फिर वृद्धि है, विकास है, श्वसन है, चलन गमन, सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुख्य अंतर यही है कि रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है लिविंग थिंग्स में, लेकिन नॉन लिविंग्स में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे और आप चीजें पढ़े होंगे, जानते होंगे, और इस स्तर पे पढ़ाने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम आपको पढ़ा देंगे। कमेंट करके बताना कि नॉन लिविंग और लिविंग आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो जितनी भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं किसी भी लैंडस्केप में, चाहे वो क्या हो, कोई पोर्शन हो, कोई वॉकवे हो, कोई रोड हो, कोई हाईवे है, या फिर कोई कंक्रीट की दीवार है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, वो क्या कहलाता है, हार्ड स्कैप कहलाता है। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, ये सभी क्या है, हार्ड स्कैप है। तो अब आप समझ गए होंगे दो चीजें, लैंडस्केप और लैंडस्केप में सॉफ्ट स्कैप और हार्ड स्कैप क्या होते हैं। सॉफ्ट स्कैप लिविंग और हार्ड स्कैप नॉन लिविंग, इन्हीं से मिलके बनता है लैंडस्केप। इसीलिए जब हम देखेंगे बाहर तो दो प्रकार की चीजें हमें मिलती हैं, एक तो होती है जो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट स्कैप वाली, और दूसरी हार्ड स्कैप वाली, आपको व्यू में दिखाई देगा। अब तीसरे नंबर पे हम जो है चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब लैंडस्केपिंग क्या है। अब लैंडस्केप के बारे में जान लिया, जो व्यू हमें दिखता है वो लैंडस्केप है। अब हम जानेंगे लैंडस्केपिंग क्या है। तो लैंडस्केपिंग एक क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो लैंडस्केपिंग बोथ आर्ट एंड साइंस। तो इसमें साइंस भी है, प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाए, कौन से प्लांट्स को जो है कितना पानी चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, और उसकी कितनी हाइट होगी, कैसे हाइट बढ़ाई जा सकती है, हम पिंचिंग कर सकते हैं, उसकी हाइट घटा सकते हैं, हम टॉपिंग कर सकते हैं, इसके अलावा जो है हम डीशूटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको जो है आगे पढ़ने को इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी जिससे हाइट को रेगुलेट किया जा सकता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, जो लैंडस्केपिंग है ये आर्ट भी है। आर्ट कैसे है कि किस कलर को किस कलर पे प्रेफरेंस देना है। जब हम अभी कलर स्कीम पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही रोचक टॉपिक है कलर स्कीम। जैसे आप जानते होंगे कुछ वार्म कलर होते हैं और कुछ कूल कलर होते हैं। वार्म कलर जो है आग को प्रदर्शित करते हैं, यानी ऑरेंज कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ये सारे जो हैं वार्म कलर होंगे, और ऐसे कलर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसी तरीके से कूल कलर, आकाश जैसे है तो आकाश नीला है तो नीला एक कूल कलर हो जाएगा। तो जो हम कलर स्कीम पढ़ेंगे, और कई बार जो है कलर स्कीम से क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट फ्लोरिकल्चर के एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये एक प्रकार की आर्ट है, किस कलर को कहाँ पे हम फिट करें कि लोगों को देखने में अच्छा लगे। फिर क्या करना है, मॉडिफाइंग द विजुअल फीचर ऑफ ए लैंड एरिया। ये किसी भी लैंड एरिया के विजुअल फीचर को मॉडिफाई कर देता है। अब मॉडिफाई करने का सबसे जो है तरीका क्या है, कैसे मॉडिफाई करते हैं, दो चीजों से मॉडिफाई किया जाता है। पहली चीज होती है आपकी सॉफ्ट स्कैप मटेरियल, जो हमने अब आपको बताया लिविंग एलिमेंट्स, और दूसरा होता है हार्ड स्कैप मटेरियल दैट इज नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो दो प्रकार के एलिमेंट से हम किसी भी लैंडस्केप को विजुअली क्या कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, उसमें अल्टरेशन कर देते हैं। अब अल्टरेशन क्यों करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम अल्टरेशन करते हैं। अब स्पेसिफिक पर्पज के लिए अल्टरेशन का अर्थ क्या हो गया कि मान लो हमें क्लासरूम बनाना है, तो क्लासरूम का जो लैंडस्केप होगा ज्यादातर वो हार्ड स्कैप बेस्ड पे होगा। एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बेंचेस होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे लाइट की सामग्री होनी चाहिए। तो एक प्रकार से उसे हम क्या करते हैं अपने हिसाब से, यानी जो हमारी यूटिलिटी है, जो हमारा उपयोग है, उसके आधार पे हार्ड स्कैप और सॉफ्ट स्कैप मटेरियल से किसी भी जो है किसी भी पीस ऑफ लैंड को मॉडिफाई कर देना ही क्या कहलाता है, लैंडस्केपिंग कहलाता है। जैसे कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में लाइब्रेरी होगी, क्लासरूम्स होंगे, प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, बैठने के लिए सामने लॉन होगा,
फिर जहाँ पे लोग चलते हैं वहां पे एवेन्यू ट्रीज लगाए जाएंगे। तो जब हम ट्रीज पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे एवेन्यू ट्रीज क्या होते हैं, वुडलैंड क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने में मिलेगी। बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है और पढ़ने में अगर आपका मन लग गया तो बहुत ही आनंद भी इस सब्जेक्ट में आपको आएगा। तो जो आपका पर्पज है, मान लो अगर शमशान घाट यानी सिमेट्रीज जिनको बोलते हैं वहां की भी लैंडस्केपिंग होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हर जगह की जहां मानव कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, जिंदा जब जीवित होता है, जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जहां जहां जो यूटिलिटीज हैं उनकी हम लैंडस्केपिंग करते हैं। तो यानी सिंपल सी बात है, किसी भी विजुअल फीचर्स को, किसी भी लैंड के विजुअल फीचर्स को हार्ड स्केप और सॉफ्ट स्केप मटेरियल की सहायता से हमें क्या करना है, अल्टर कर देना है स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि उसका विजुअल फीचर जो है इनहांस हो जाए। उसी को हम क्या कहते हैं, लैंडस्केपिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रकार के जो है आपको एलिमेंट लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? क्योंकि एस्थेटिक्स दिखे। एस्थेटिक इज द साइंस ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो सुंदरता के विज्ञान है वही एस्थेटिक, जो हमें सुंदर दिख रहा है वही क्या है, एस्थेटिक है। और सुंदरता जो है वस्तुनिष्ठ होती है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सुंदरता जो है मन की बात होती है, जो हमें सुंदर दिखने में लग रहा है मन की बात। ऐसा नहीं, सुंदरता हमेशा वस्तु में ही होती है। क्योंकि आप देखोगे अगर कोई भी ताजमहल देखना है तो आपको ताजमहल के पास ही जाना पड़ेगा, सुंदर दिखता है। 99.9% लोग मानते हैं ताजमहल सुंदर है, ठीक है, और 99.9% मानते हैं सीवर सुंदर नहीं है। अगर हमारा परसेप्शन हमें सुंदर सीवर लगता है तो ये परसेप्शन जो है हो सकता है 0.1% लोगों का हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है सुंदरता जो है वस्तुनिष्ठ ही होती है। तो इसीलिए ये हमें एस्थेटिक बनाना है। कोई भी जो आउटडोर स्पेसेस हैं उनको सस्टेनेबल बनाना है कि आने वाले फ्यूचर में भी मानव उसे क्या कर सकें, यूज कर सकें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब प्लांट। बहुत बार ये शब्द आएगा, इसीलिए आज ये स्पेशल क्लास ली जा रही है कि कुछ शब्दों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अब बात आती है, कभी हम कह देते हैं प्लांट लगा रहे हैं, अभी आपको सुनते होंगे वृक्षारोपण, कि हम वृक्ष का रोपण कर रहे हैं। और वृक्षारोपण में हम क्या लगा रहे हैं, ये श्रब भी लगा सकते हैं। तो एक वृक्षारोपण एक कैसा टर्म है, वाइड टर्म है, ठीक है। वाइड और नैरो टर्म के बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं प्लांट्स होते क्या हैं। प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्यों अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है और क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के फिर उसके बाद जल पोषक तत्वों की मदद से ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए इनको जो है ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये प्रोड्यूसर होते हैं। कभी कभी जो एग्जाम में आपके एनवायरमेंट आ रही है तो इसलिए इसको भी अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो प्लांट्स वह हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। देखो साइंस में एक्सेप्शंस होते हैं और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जो साइंस वो लैंडस्केपिंग के नजरिए से पढ़ा रहे हैं। तो प्लांट्स क्या है, अगर आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप बॉटनी की बुक से पढ़ सकते हैं। फिर भी आप जो लर्नर, जो नए लर्नर है वो क्या जाने, प्लांट्स वे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। इनमें एक सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा इसमें ग्रोथ जो है आप इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी हो सकती है और डिटर्मिनेट ग्रोथ, दोनों टाइप की ग्रोथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं और इनका रिप्रोडक्शन के आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो प्लांट्स का क्या है, जो ऑटोट्रॉफिक नेचर के हैं, यानी कि उनमें क्लोरोफिल पाई जाती है, वो सभी क्या हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे। यानी कि ये क्या हो गए, प्लांट्स। ये किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम चलते हैं, आगे जानेंगे हम हर्ब्स क्या होते हैं। अब प्लांट्स के अंदर हर्ब्स आएंगे। ये प्लांट हो गए और प्लांट के अंदर क्या है, हर्ब हैं। ये प्लांट हो गए और ये हर्ब हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पूछते हैं कि हर्ब और प्लांट में क्या संबंध है। तो ये संबंध यही यहाँ पे रीजनिंग भी पढ़ लो। क्या संबंध है कि सारे हर्ब जो हैं वो प्लांट हैं, लेकिन सारे प्लांट हर्ब नहीं हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हर्ब क्या है, नॉन-वुडी होते हैं। ये इनमें क्या पाया जाता है, नॉन-वुडी स्टेम पाया जाता है। इसके अलावा ये जो है इनके स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर को आपको दिखाई देंगे। लाइफ स्पॉन की अगर बात करें हर्ब की तो एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स होते हैं। अब लाइफ स्पॉन होता क्या है, सीड से लेकर सीड का बन जाना ही क्या कहलाता है, लाइफ स्पॉन कहलाता है, जीवन चक्र इनका कहलाता है।
तो ये क्रिया जो होती है दो फेज में होती है। एक तो होती है वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दूसरी है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो दो प्रकार की ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब लीफ का बनना, स्टेम का बनना, डेट इज क्या है वेजिटेटिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है कमिसमेंट ऑफ फ्लावर जैसे आता है वैसे ही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो जाती है। और इसका उद्देश्य होता है कि जीवन को आगे बढ़ाना या जीवन का प्रसार करना। तो जो पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक ही सीजन में हो जाती है या एक ईयर में हो जाती है, उन्हें एनुअल्स के नाम से जानते हैं। बाइनियल्स में क्या होता है कि एक साल जो है पहले सीजन में या पहले साल जो है वेजिटेटिव ग्रोथ होगी और दूसरे साल जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। तो ऐसे प्लांट्स जो है क्या कहलाते हैं, बाइनियल नेचर के कहलाते हैं। और पेरिनियल में जो वेजिटेटिव ग्रोथ है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है एक के बाद आती जाती रहती है। वेजिटेटिव आई, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर वेजिटेटिव हुई और फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हुई। यहाँ पे भी आपको बता देना मैं उचित समझूंगा कि जो हमें इसमें पढ़ते हैं फ्लावरिंग एनुअल्स एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो फ्लावरिंग एनुअल्स एक्चुअली राइट नहीं है, क्योंकि जो फ्लावरिंग एनुअल्स हैं वो बेसिकली क्या है, सीजनल्स हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या है बाइनियल और पेरिनियल हैं। तो एनुअल्स उनके लिए एक जो है सही शब्द नहीं है। एनुअल एक बहुत ही नैरो शब्द हो जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडियन कंडीशन में वह जो प्लांट्स हैं एक सीजन में होते हैं, इन्हीं लिए उनको फ्लावरिंग एनुअल्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ ऐसे पौधे हैं जो उसमें एनुअल्स भी हैं। तो आप जान गए होंगे एनुअल्स क्या है, पेरिनियल्स क्या है और बाइनियल्स क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप जो है एक हर्ब देखोगे, मिंट है, मेंथा अर्वेंसिस नाम सुना होगा आपने। और ये एक जो है हर्वेसियस प्लांट है, ठीक है। हर्वेसियस प्लांट होने के साथ जो है ये आप इसको मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, एरोमेटिक्स प्लांट्स क्या होते हैं, इनकी भी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब हॉर्टिकल्चर का जर्नल इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे श्रब्स क्या होते हैं। श्रब्स क्या है, सबसे पहली चीज जो है इसमें मल्टीपल स्टेम होते हैं। श्रब जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये क्या है लैंड है, तो यहाँ से जो है एक टिनी स्टेम निकला होगा या नीचे से ही जो है बहुत सारे स्टेम दिखाई देंगे आपको। और ये स्टेम क्या है, उडी नेचर के होंगे। ये कैसे होंगे, उडी नेचर को। श्रब को हिंदी में झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। और जहाँ पे झाड़ी लगाई जाती है वो क्या है, श्रबरी है। जहाँ पे श्रब लगते हैं उनको क्या कहते हैं, श्रबरी कहते हैं। तो श्रब सबसे पहले इसमें बहुत सारे आपको स्टेम दिखाई देंगे, एक टिनी स्टेम के ऊपर या ग्राउंड से निकले हुए आपको प्रतीत होंगे। साथ ही साथ ये उडी होंगे। जो हमारे हर्ब थे उडी नहीं थे, लेकिन श्रब हमारे उडी या सेमी उडी नेचर के होते हैं, ठीक है। ये आप चीज समझ लो। तो श्रब्स आर उडी और सेमी उडी इन नेचर। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पेरिनियल नेचर के श्रब आपको ज्यादातर दिखाई देंगे। अब रही बात हाइट की, 3 से 20 फीट, ये कोई कंपलसरी नहीं है। इससे बड़े भी श्रब देखे गए हैं और इससे छोटे भी श्रब देखे गए हैं। एक्सेप्शंस हैं बहुत सारे, वो जो है बॉटनी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो एक श्रब आपको दिखाएंगे। ये आप श्रब देखते हैं, इसके बारे में कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जाएगा कि रेड कनेर का बॉटनिकल नेम क्या है। तो रेड कनेर का बॉटनिकल नेम नीरियम इंडिकम है। और जब भी हम बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो पहला अक्षर जो है क्या करते हैं, जो होता है ये पहला जो है पार्ट वो जीनस होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, स्पीसीज होता है। तो जीनस का जो पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा और स्पीसीज का स्मॉल रहेगा, क्योंकि ये लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द नहीं है, इसीलिए इन्हें इटैलिक लिखने की जरूरत होती है। और हाथ से इटैलिक लिखा नहीं जा सकता, तो हमेशा इसे अंडरलाइन हमें करना पड़ता है। तो ये जो है जीनस और स्पीसीज के बारे में बताते हैं। तो नीरियम इंडिकम या दूसरा इसका नाम नीरियम ओलिएंडर भी है। तो समय समय पे जो है जो बॉटनिकल एसोसिएशंस होते हैं नाम में कुछ परिवर्तन लाते रहते हैं। जैसे अभी ट्यूबरोज का नाम बदल दिया, पॉलिएंथिया लॉन्गिफोलिया से पॉलिएंथस ट्यूबरोजा से जो है उसका नाम क्या रख दिया, एगियो अमिका रख दिया।
तो आगे वो अमिका रख दिया उसका बॉटनिकल नेम। तो आजकल जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्यूबरोज का बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली भी चेंज कर दी उसकी, ठीक है। तो ये कैसा प्लांट है, ये एक श्रब प्लांट है। श्रब में देखो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे मल्टीपल स्टेम्स निकल रहे हैं, ये गमले में रखा हुआ है मल्टीपल स्टेम्स, और वायु प्रदूषण को रोकने में सक्षम होता है कि इसकी लीव्स जो है चौड़ी हैं, डस्ट के पार्टिकल जो PM 2.5 और 10 होते हैं उसको भी ये क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्लांट है। हाईवे के किनारे जब आप हाईवे पे जाएंगे तो हाईवे का जो सेंट्रल वर्ज होता है, हाईवे आपने देखा, ये हाईवे है, यहाँ पे आपकी जो है गाड़ियां चलती रहती हैं, तो इधर, और ये दूसरा हाईवे निकलेगा जिस ओर, इस ओर दूसरी ओर जो है गाड़ियां आती हैं, बीच में एक स्पेस होगा, यहाँ पे पौधे लगे होते हैं, तो इसको कहते हैं हम सेंट्रल वर्ड, जहां पे गाड़ियां नहीं चलती, पौधे लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो है कनेर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगाया जा रहा है, और बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी गाड़ियां या वाहन व्हीकल चलते हैं तो उनके टायर से फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन से बहुत सारी जो है गर्मी उत्पन्न होती है। तो आप देखोगे हाईवे के किनारे का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे प्लांट स्पेसीज को हम सेलेक्ट करते हैं जो गर्मी या ताप को सहन कर सके। तो ये जब हम सिर्फ पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब आगे हम आते हैं ट्री क्या होते हैं। तो ट्री के बारे में, ट्री की सबसे पहले हाइट और लॉन्गेबिलिटी की बात करें तो ट्रीज जो है वो पेरिनियल नेचर के होते हैं। पेरिनियल नेचर होने के साथ साथ इसमें एक स्पष्ट तना पाया जाएगा। ये स्पष्ट तना होगा यानी डिस्टिंक्ट ट्रंक होगा, डिस्टिंक्ट ट्रंक, और डिस्टिंक्ट ट्रंक के ऊपर जो है इसकी कैनोपी पाई जाएगी, यानी उसमें ब्रांचेस होंगी, और ब्रांचेस के साथ साथ जो है उसमें लीव्स वगैरह होंगी। तो उसे क्या कहेंगे, हम ट्री कहेंगे। तो ट्री पेरिनियल नेचर्स के होते हैं, और ये भी जो है वुडी और सेमी वुडी होते हैं। आप कहोगे श्रब भी वुडी होते थे सर, तो श्रब भी वुडी होते हैं, लेकिन श्रब की ब्रांचेस जो है जमीन से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि ट्री की ब्रांचेस जो है वो ट्रंक के ऊपर जो है छत्र बनाती हैं। एक डिस्टिंक्ट ट्रंक है, ट्रंक के बाद ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें फ्रूट्स भी लगते हैं, फ्लावर्स भी लगते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं, अलग क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आज का क्लास जो है आपका जर्नल क्लास है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप समझ गए ट्री क्या है। पहले आगे बढ़ने से, ट्री क्या है, ट्री वे प्लांट्स होते हैं जिनमें डिस्टिंक्ट ट्रंक पाया जाता है, ट्रंक के ऊपर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स इत्यादि मिलके क्या बना लेते हैं, कैनोपी बना लेते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। ये वुडी और सेमी वुडी नेचर के हो सकते हैं, साथ में ये पेरिनियल नेचर के होते हैं। इनका डीप रूट सिस्टम होगा जो इन्हें खड़े रखने में या स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। आप यहाँ पे एक ट्री देखेंगे, ये रेड गुलमोहर है, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है कि इसके फ्लावर का कलर कैसा होता है। इसको डेलोनेक्स रेजिया के नाम से जानते हैं। तो डेलोनेक्स रेजिया का अगर फ्लावर कलर आपसे पूछा जाए तो आप देख रहे हैं, बता देंगे बहुत आसानी से। जितने भी आपको प्लांट्स दिखा रहे हैं इसलिए भी दिखा रहे हैं कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, खेल खेल में क्वेश्चन आप सीखेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो पाम्स। अब पाम्स भी जब हम देखते हैं तो पाम्स में भी हमें एक ट्रंक दिखाई देता है, हालांकि ये वुडी नहीं होता। जितने भी पाम्स होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, और इसमें देखा होगा ऐसे ऐसे लीव्स जो है निकलती हुई चली जाती हैं। खजूर का पेड़ देखा ना, तो उस तरीके से। तो पाम में एक ट्रंक आपको दिखाई देता है, लेकिन पाम जो होते हैं वो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं। एक इसमें कॉटिलिडन्स पाया जाता है। इसमें सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती। ट्रीज में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन पाम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, टिश्यू का एक्सपेंशन केवल होता है। तो इसके बारे में आप जब जाएंगे मोनोकॉट और डाइकॉट पढ़ना पड़ेगा। तो आपके घर से जो है आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि हम मोनोकॉट और डाइकॉट पढ़ के आए। तो यहाँ पे जो स्टेम्स है वो सिंगल होगा, यानी कि एक स्टेम आपको दिख जाएगा, और स्टेम जो किससे बनेगा, लीफ से बनेगा। किससे बनेगा, लीफ से बनता हुआ चला जाएगा। आगे आगे लीव्स जो है बढ़ती जाएंगी और गिरती जाएंगी, और इसके लीफ से ही जो है सिंगल स्टेम बनेगा। लेकिन इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। आपने देखा था श्रब में ब्रांचिंग होती थी, ट्री में ब्रांचिंग होती थी, लेकिन पाम्स में ब्रांचिंग आपको रेयर ही होती दिखेगी या नहीं ही होती, ठीक है। अनब्रांच्ड होता है पूरी तरीके से। तो इसको हम क्या कहेंगे, पाम कहेंगे। इसकी जो लीव्स हैं बड़ी होती हैं, फैन लीव्स हो सकते हैं, फैन के आकार के दिख सकते हैं, और फेदर शेप्ड में भी आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। पाम्स जितने होते हैं ज्यादातर इनको क्या पसंद है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पसंद है। अब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट क्या है, इसके लिए हम अलग से वीडियो डालेंगे। आसानी से पढ़ते रहो तनाव मुक्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक पाम दिखाते हैं। इस पाम को कभी कभी पूछा जाता है, ज्यादातर लोगों का परसेप्शन रहता है कौन सा पाम है, बॉटल पाम।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं बॉटल पाम है तो गलत हो, ये रॉयल पाम है। इस पाम का नाम क्या है? रॉयल पाम। ज्यादातर जो है आइडेंटिफिकेशन में, ज्यादातर जो है टी जो है लोगों को मैंने देखा है कि इसको गलत जो है उच्चारण करते हैं, गलत बताते हैं। तो ये एक रॉयल पाम है और रॉयल पाम की आप फोटो देख सकते हो, ठीक है। तो आगे से अगर आपको ये पाम दिखे तो बॉटल ना कह के रॉयल पाम कहें। आगे हम क्लाइंबर्स की बात करते हैं। तो क्लाइंबर्स में कई प्रकार के क्लाइंबर्स आते हैं, ट्विनर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, रैम्बलर होते हैं, स्ट्रगलर होते हैं। जब हम क्लाइंबर पढ़ेंगे तो हम जान लेंगे, लेकिन आज क्योंकि ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है कि आपको पता होना चाहिए, जब हम क्लाइंबर बोले तो आपका दिमाग क्लाइंबर जैसे सोचना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी के बारे में बोलता है तो हमें समझ में आता है। जैसे मैं कहा रमेश, तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो उनके साथी रमेश होंगे, उनका फोटो अपने आप आ गया। तो ये अगर चीजें आप जान लेंगे तो जब भी क्लाइंबर कहेंगे, ट्री कहेंगे, श्रब कहेंगे तो आपके दिमाग में वो आ जाएगा। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सॉफ्ट सिलेंडर और फ्लेक्सिबल स्टेम्स वाले होते हैं, और ये जो है अपने आप जो है खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इनको जो है अपवर्ड जाने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बिना सपोर्ट ये नहीं जाते हैं। जैसे कुछ ह्यूमन भी जो है सपोर्ट के सहारे ही क्या होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे ही जो है प्लांट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको सपोर्ट नहीं मिला तो जो है सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो सेम यही क्या है, क्लाइंबर्स में जो है जो स्टेम होगा वो वीक होगा, और वीक होने के साथ साथ जो है ये इतना सक्षम नहीं होगा, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि ये खड़ा हो सके। डेट इज क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स में अगर देखा जाए तो डीडी एग्जाम में भी पूछा गया था, याद है इसका नाम? तो इसका नाम जो है आप जो है हमें बताएंगे, इसका नाम क्या है। इसमें पिंक कलर के फ्लावर हैं, ठीक है। आप नए बच्चे हो, पूछ रहे हो कि सर क्यों नाम पूछ रहे हैं, चलो मैं ही बता देता हूं। ये एंटीगोनल लेप्टोपस है। तो एंटीगोनल लेप्टोपस का फ्लावर कलर कैसा होता है? डीडीए 2016 वाले एग्जाम में शायद पूछा गया था, 16-17 में जो मैंने दिया था उसमें यह क्वेश्चन आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ग्रासेस। ग्रासेस क्या है? सबसे पहले मोनोकॉट लीडनी होती हैं और एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं जिसका नाम है पोएसी। पोएसी, सभी के आखिरी में एसी ई जो है सफिक्स आता है। जितनी फैमिलीज में ऐसा नहीं था उनके नेम चेंज हो गए, जैसे अम्बलीफेरी का नाम चेंज करके एपीएसी कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके नाम जो है लेगुमिनेसी को फेबेसी कर दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से फैमिली के नाम जो हैं चेंज हुए हैं। ऐसे ही कंपोजिटी को एस्ट्रेसी का नाम दे दिया गया। तो ये जो है प्लांट्स क्या है, सिंगल सीड लीफ एम्ब्रियो इसमें पाई जाती हैं। देयर लीव में जो है पैरेलल वेनेशन देखा जाएगा। इसके अलावा इसमें जो स्टेम्स होंगे वो ज्वाइंट स्टेम्स होंगे। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? घास। और एक घास आपको बताते हैं जिसका नाम है जोएसिया जापानिका। तो जोएसिया जापानिका है, डोनेटेड बाय सॉड अल्टाना लिखा हुआ है। तो जो भी हम यहाँ पे फिगर प्रयोग में ला रहे हैं, मे भी हो सकता है कॉपीराइटेड नहीं हो, तो जिनका इन पे कॉपीराइट है आपको क्षमा चाहेंगे कि ये बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज होता है, तो आप थोड़ा सा जो है हम पे भी रहम करिएगा। तो ये जोएसिया जापानिका है, इसको जापानीज ग्रास के नाम से जानते हैं और कई बार जो है इसके बारे में जो है आप लिखा है यहाँ पे जापानीज ग्रास, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे जो है आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्री बियर्स येलो फ्लावर्स। आप लोग सोचिए कौन सा ट्री जो है येलो फ्लावर को बियर करता है। तो आप लोगों ने पहला ऑप्शन है टजेटस इरेक्टा मैरीगोल्ड, दूसरा ऑप्शन है थेवेटिया पेरुवियाना एलो कनेर, तीसरा केसिया फिस्टुला जो है अमलतास, अगला जो है लार्जिस्टोमिया स्पेसा है जिसको हम कहते हैं प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया। अब जिन लोगों ने इसमें जो है सही ऑप्शन जो सोचा है केसिया फिस्टुला, वो लोग जो है सही हैं। जिन लोगों ने मैरीगोल्ड सोच लिया, एलो कनेर सोच लिया, क्योंकि एलो लिखा हुआ है और येलो कलर के ही फ्लावर पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान आता है मैरीगोल्ड। तो बेटा जो मैंने पढ़ाया है वो आपकी बुद्धि खोलने के लिए ही था, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्री, कौन सा ट्री? ट्री कौन है? मैरीगोल्ड ट्री नहीं है। मैरीगोल्ड क्या है? हर्ब है, श्रब है। कुछ स्पेसीज श्रब होती हैं, कुछ स्पेसीज हर्ब होती है मैरीगोल्ड की, लेकिन मैरीगोल्ड ट्री नहीं है, इसलिए मैरीगोल्ड गलत हो गया। दूसरा थेविटिया पेरुवियाना जिसको एलो कनेर बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है? श्रब है, ये भी गलत हो गया।
प्राइड ऑफ इंडिया क्या है, लार्जेस्ट टोमिया स्पेसा है, इसमें जो पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक ही ट्री था इसमें, कैसिया फिचुला। तो कभी कभी जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसी गलतियां हमें अक्सर हो जाती हैं कि हम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, गलत क्वेश्चन को सही जो है, जो सही क्वेश्चन है उसका गलत आंसर टिक करके बहुत खुश होते हैं कि हमने तो 100 कर लिए आउट ऑफ 100, लेकिन बाद में पता चलता 40 आए। 40 क्यों आए? क्योंकि हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो छात्रों, कुछ लोग इसमें ऐसे भी छात्र हैं, उनको बता दूं कि ये बैंक का एग्जाम नहीं है। बैंक के एग्जाम में फिक्स होता है कि रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इट डिपेंड अपॉन सिलेबस। सिलेबस में साफ साफ लिखा होता है कि अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो ब्लड रिलेशन से इतने क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे, पजल से इतने क्वेश्चन आएंगे। डीडीए में ऐसा कुछ नहीं है। डीडीए में क्या है, आपको कोर्स दे दिया गया है और कोर्स देने के बाद जो एग्जामिनर बनाएगा और उसे लगेगा कि आपकी ड्यूटीज में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर देगा। पिछली बार 2 शिफ्ट में डीडीए का एग्जाम हुआ था और दोनों शिफ्ट में देखा गया कि जो दूसरे शिफ्ट का पेपर था वो एक क्या थी, एक एडवाइजरी जारी हुई थी डीएफआर से, और डीएफआर से जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसी से क्वेश्चन बना दिया गया। कुछ उसमें बहुत सारे स्टूपिड क्वेश्चन भी थे, जैसे पूछा गया था कि ट्यूबरोज में जो है कितनी जो है एनपीके देते हैं, और ऑप्शन में क्या दे दिया गया था, 100:100:100। दूसरा दे दिया गया 200:200:200:200। तीसरा दे दिया गया 300:300:300। चौथा दे दिया गया 400:400:400। अब यहाँ पे आपको बच्चों ये देखना है कि अगर इनका हम अनुपात निकालेंगे तो सभी का मान 1:1:1 आ रहा है, क्योंकि उस बुक में ऐसा लिखा था। कभी भी अनुपात में तो पहले एनपीके लिखना नहीं चाहिए। अगर किसी ने गलती से लिख दिया गया है तो एग्जामिनर की भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि हम इस क्वेश्चन को सही कर दें। जो हो सकता है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको आज जो पढ़ाया उसमें से भी कुछ गलत हो सकता है, तो गलती को हमेशा सुधारना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, हम बोल कुछ रहे हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमें बेसिकली क्या करना है, बेसिकली हमें पूरे सिलेबस को तैयार करना है, पैटर्न को तैयार करना है। अगर आप इस तरीके से जाएंगे कि हम एनुअल्स तैयार कर लेंगे, हम सिर्फ तैयार कर लेंगे और पिछले एनालिसिस वाले क्वेश्चन जो यूट्यूबर्स दिखाते हैं आपको, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए, तो आपके हो सकता है एग्जाम निकल जाए क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन इस कारण से नहीं निकलेगा कि क्वेश्चन एनालिसिस। तो आपको पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादातर पूछा जाता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसी को पूछा जाएगा, और ऐसी चीजों को कभी नहीं पूछा जाएगा जिससे जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले होते हैं। हर चीज के एक से अधिक कारण हो सकते हैं, जो बेसिक कारण होगा वही आपसे पूछा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को फ्रेम करने पे आप देखोगे ट्री पूछा गया है, और ट्री में आपको 2 ट्रीज जो है, कैसिया फिचुला और लार्जेस्ट टोमिया स्पेसा का नाम आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी के ऑप्शन जो है, जो लोग जान रहे हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब नंबर कितने क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा। देखो, जो माइनस मार्किंग अगर 1/2 हुई तो जितने भी आप क्वेश्चन करोगे उसके आधे नंबर जो है आपके कटेंगे, यानी 2 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन कट जाएगा। 1/3 हुई तो 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो 1 सही क्वेश्चन आपका चला जाएगा। 1/4 हुआ तो यानी कि आपका जो है 4 गलत क्वेश्चन करने पे 1 सही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, यानी उसके अंक नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि हमें सब कुछ आता है। हमें थारोली क्या पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस क्वेश्चन के कारण ही जो है, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ लिए तो आंसर भी सही से दे लेंगे। तो आप निश्चित तौर पे अच्छी तैयारी करिए। आज पढ़ के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर हमें बताइए, और महामना आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। गुड नाइट, टेक केयर।